ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अराजकता सरदार, शैतान प्रणाली के साथ एल्ड्रिच में पुनर्जन्म। अध्याय 61। नारकीय मुक्का। पलक झपकते ही वेल ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। नारकीय ज्वाला उल्का की तरह आगे बढ़ी। वूश! ये हवा में निर्दयी गति से कटती हुई बड़े जानवरों में से एक पर जा गिरी। प्राणी को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला इससे पहले कि ज्वाला उससे टकराती। धमाका! जंगल में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी जब भयानक आग ने प्रभाव के साथ विस्फोट किया, जिसने जानवर को लाल लपटों के तूफान में घेर लिया। आग एक क्रूर प्रेमी की तरह उससे चिपकी रही, उसके मांस को जलाती और खा जाती रही। इसके बाद जानवर की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठीं। उसका शरीर ऐंठने लगा, क्योंकि न बुझने वाली लपटों ने न केवल उसके शरीर को जला दिया, बल्कि उसकी आत्मा को भी लगातार कुतरती रही, जिससे वह एक दयनीय, चीखने चिल्लाने वाली गंदगी में बदल गया। नारकीय आग ने कुछ ही सेकंड में उसके शरीर और आत्मा को राख के सुलगते ढेर में बदल दिया। डिंग! आपने लेवल 10 के लुटेरे को मार गिराया है। आपने 2.5 EXP अर्जित किया है। जानवर पीछे हटने लगे। उन्होंने स्थिति की वास्तविकता को समझ लिया था और जानते थे कि वे वेल के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वेल, हालांकि, उन्हें भागने नहीं दे रहा था। वह लेवल अप करने से बस कुछ इंच दूर था। अगर वह इन भागते हुए जीवों का शिकार करता तो वह निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। उसकी मुट्ठियां भूतिया ग्रे लपटों में नहाती हुई एक अनोखी सटीकता के साथ आगे बढ़ीं। ग्रे आग उसकी मुट्ठियों से ऐसे उछली जैसे कोई शिकारी अपने पिंजरे से आज़ाद हो गया हो और घातक इरादे से बिखरते जानवरों की ओर फेंकी। प्रत्येक जलती हुई मिसाइल ने रात में एक रास्ता बनाया, चुनौतीपूर्ण शिकार को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ क्रूर लालित्य का एक लुभावनी प्रदर्शन। वेल के निर्दयी हमले के पहुंचते ही जानवरों की पीड़ा भरी चीखें रात की हवा में भर गईं। भयानक आग ने उनके विशाल शरीर को घेर लिया, जिससे भागने या प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं बची। पीड़ा की दहाड़ें भयानक गुर्राहट में बदल गईं, क्योंकि अथक लपटें उनके मांस को जला रही थीं, तब तक कुतरती रहीं जब तक कि जली हुई हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन नारकीय आग अतृप्त थी, जिसने कंकालों को भी सुलगती राख में बदल दिया। नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला सुनाई दी। डिंग! आपने 3 लेवल 1 रेड आइट स्नैक को मार दिया है। आपने जोड़ 1 अनुभव अंक अर्जित किया है। डिंग! आपने 2 लेवल 2 लॉन्ग टेल्ड बंदरों को मार दिया है। आपने जोड़ 1 अनुभव अंक अर्जित किया है। डिंग! आपने 8 लेवल 1 विशाल खरगोशों को मार दिया है। आपने जोड़ 2.5 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। डिंग! बधाई हो, होस्ट! आपने लेवल अप कर लिया है। अब आप लेवल 6 पर हैं। आपने जोड़ 2 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं और आपके लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन को 10% तक अपग्रेड किया गया है। वेल रुक गया क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सिर में गूंज रहा था। मिश्रित भावनाओं की लहर उस पर छा गई। प्रगति हमेशा संतोष का स्रोत थी, लेकिन ये कड़वा एहसास कि उसके ब्लड डेविल ब्लडलाइन अपग्रेड को हर बार लेवल अप करने पर मात्र 10% तक घटा दिया गया था, उसके मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ गया। 1. कुंभ राशि। 2. शून्य ओब। वेल ने अपने सिस्टम इंटरफेस के भीतर EXP बार को देखा। अगले स्तर के लिए 400 EXP में से 2 की गिनती नकली थी। यह एक ऊंचे पहाड़ के तल पर एक छोटे से कंकड़ की तरह था। आगे 398 EXP की खड़ी चढ़ाई थी। अगले स्तर तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला था। उसका HP काफ़ी कम था और वह गंभीर रूप से घायल था। वह रक्त अवशोषण का उपयोग करके खुद को ठीक नहीं कर सका क्योंकि इसे डालने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार हेलिश फायर द्वारा मारे गए जानवरों ने कोई अवशेष नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि खून की एक बूंद भी नहीं। यह एक दोधारी तलवार थी। यह उसके नए ब्लडलाइन कौशल का नुकसान था। यह एहसास कड़वा था। यह नया ब्लडलाइन कौशल जितना भारी था, उसके अन्य ब्लडलाइन कौशल जैसे रक्त अवशोषण के साथ असंगत था। मुझे इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो। ... अपने स्वास्थ्य बार को फिर से भरने के लिए वेल ने अपने अगले शिकार की तलाश में कोई समय बर्बाद नहीं किया। ग्रेहाउंड के एक झुंड ने उसका ध्यान खींचा। ये जानवर अपने शरीर पर मोटे फर से लिपटे हुए असहाय खरगोशों के भोज का आनंद ले रहे थे। उनके दांतों से कुचली जा रही खरगोश की हड्डियों की कुरकुरी आवाज समाशोधन में गूंज रही थी। अपने भोजन में खोए हुए ग्रेहाउंड वेल की उपस्थिति से बेखबर रहे। मेरा अगला भोजन मिल गया। वेल मुस्कुराया। एक घातक नृत्य शुरू हुआ, शक्ति और नियंत्रण का एक लाल रंग का बैले। जैसे ही वेल ने अपने हाथ उठाए, उसकी नसों में जीवन का खून जवाब देने लगा। उसकी उंगलियों से लाल रंग के तरल की महीन रेखाएं बह निकलीं। यह उदास जंगल की छतरी के नीचे एक भयानक नजारा था। खून हवा में घूमता और घूमता हुआ लाल रंग के रिबन की तरह अदृश्य लय में नाच रहा था, धीरे धीरे गोलियों की एक सेना में बदल रहा था। जितना अधिक ये संघनित होता गया, उतना ही यह ठोस होता गया। प्रत्येक गोली एक कील जितनी छोटी थी और घातक इरादे का एक केंद्रित केंद्र थी।
आज्ञाकारी सैनिकों की तरह अपने कमांडर के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए वे हवा में मंडरा रहे थे। रीपर ने भूतिया जीवों की अपनी सेना को मारने के लिए बुलाया है, लेकिन ग्रेहाउंड्स को इसकी भनक तक नहीं थी। फिर अपनी उंगली के एक झटके से वेल ने हमला शुरू कर दिया, जिसकी अध्यक्षता भी उसने की। वूश! घातक शिकारी पक्षियों के झुंड की तरह खून की गोलियां वेल की दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ीं। अचानक हुए हमले से चौंक गए ग्रेहाउंड्स ने खुद को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। गोलियों के अपने लक्ष्य पर करीब आते ही जंगल के माहौल में एक हल्की सी सीटी की आवाज़ गूंज उठी। फिर एक घातक लालित्य के साथ गोलियां उनके सिर के पीछे से होकर गुजरी, निर्दयी दक्षता के साथ सुरंग बनाती हुई। पुची! ग्रेहाउंड्स के सिर के सामने से प्रत्येक गोली के निकलते ही समाशोधन में एक घिनौनी चीख गूंज उठी, जो अपने साथ खून और मस्तिष्क के पदार्थ की एक भयानक बारिश लेकर आए। भयानक प्रक्षेप्य जंगल के फर्श पर गिरे, जिससे उनके पीछे एक परेशान करने वाला और दिल दहलाने वाला निशान रह गया। थप! ग्रेहाउंड कटे हुए डोरियों वाले कठपुतलियों की तरह गिरे, उनके शरीर जमीन पर इस तरह से टकरा रहे थे कि समाशोधन में उनकी आवाज़ गूंज रही थी, उनकी कभी जीवंत आंखें अब मौत की अंतिम आवाज़ से चमक रही थीं। डिंग! बधाई हो, होस्ट! आपने निम्न स्तर के ग्रेहाउंड के एक समूह को मार डाला है। आपने जोड़ एक शून्य अनुभव अंक अर्जित किए हैं। सिस्टम अधिसूचना के कानों में गूंजते ही वेल के होठों पर एक मुस्कुराहट नाच उठी। एवरनाइट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके विशाल थे, कई क्षेत्रों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी चुनौतियां पेश करता था। ग्रेहाउंड, जो अपने उल्लेखनीय आकार और लचीली खाल के लिए जाने जाते थे, डेविल्स थ्रोट की सीमा से लगे क्षेत्र के शीर्ष शिकारी थे। एक औसत शुरुआती चरण के ब्लडलाइन उपयोगकर्ता के लिए इन जानवरों को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वेल ने इन दुर्जय जानवरों को आसानी से कुचल दिया, जैसे कि वे उसके रास्ते में आने वाले कीड़े हों। यह आश्चर्यजनक नहीं था। आखिरकार उनकी कथित बढ़त उनकी ताकत के सामने हास्यास्पद रूप से महत्वहीन थी। उनके आंकड़े और रक्तरेखा कौशल उस शक्ति से परे थे जो एक स्तर 3 रक्तरेखा उपयोगकर्ता द्वारा जुटाई जा सकती है। उनकी तुलना मध्यवर्ती चरण के रक्तरेखा उपयोगकर्ताओं से करना गलत नहीं होगा। इस प्रकार एक पैक जो केवल स्तर 1 से 3 रक्तरेखा उपयोगकर्ता को चुनौती दे सकता था, वह उसके द्वारा आसानी से नष्ट हो जाने के लिए बाध्य था। वेल नरसंहार के दृश्य पर चला गया और उसके सामने पड़े शवों पर अपने रक्त अवशोषण कौशल का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप गिरे हुए ग्रेहाउंड का खून उसके अंदर खींचा गया और उसका स्वास्थ्य बार बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आपका HP 10 अंक पर बहाल हो गया है। आपकी चोटें ठीक हो गई हैं। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी नई जीवन शक्ति का आनंद लेते हुए। क्लेश से उसे लगी गंभीर चोटों के सभी निशान मिट गए थे, एक निशान भी नहीं बचा था। वह बिल्कुल नया जैसा हो गया था, उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह नर्म और चिकनी थी। उत्तरी सीमांत क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले मुझे जो आखिरी काम करना है, वह है बदला लेना। चूंकि वह आज रात एल्ड्रिच का शिकार करने जा रहा था, इसलिए उसने रिफ्लेक्स में 1 अंक और सहनशक्ति में 1 अंक लगाया। आपकी सजगता 21 अंक तक बढ़ गई है। आपकी सहनशक्ति 21 अंक तक बढ़ गई है। अपने गुण उन्नयन से संतुष्ट होकर वेल ने समाशोधन छोड़ दिया और आसपास के जंगल से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उसके अनजाने में एक रहस्यमयी आकृति पास के एक पेड़ पर चुपचाप उसे देख रही थी। इस व्यक्ति की हरी आंखें और चिकनी सफ़ेद त्वचा थी। वह एक बेदाग सफ़ेद टक्सीडो और उससे मेल खाते सफ़ेद दस्ताने पहने हुए था। एक नीली टाई उसके पहनावे को सुशोभित कर रही थी और उसका समग्र रूप शानदार लग रहा था। एक व्यक्ति की छाया से एक इकाई उभरी, जो पेड़ के तने पर पड़ी थी। कृपया बताएं, मेरे स्वामी, उस लड़के में ऐसा क्या है जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है? उस छायादार इकाई की एक आंख थी जो मानव की आंख से 2 गुना बड़ी थी और 2 छोटे हाथ थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 अंगुलियां थीं, एक लंबा अंगूठा और एक उंगली। जैसे ही उसने उस व्यक्ति से बात की, मोती जैसे सफ़ेद दांतों वाला एक मुंह प्रकट हुआ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लुसियस ने जवाब दिया। उसकी नज़र वेल पर टिकी हुई थी। उसके भीतर सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 अलग अलग रक्तरेखाएं बह रही हैं। एक की पवित्रता का पता प्रतिष्ठित व्हाइट डेविल वंश से लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरा मेरे लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। जिज्ञासा से भरकर छायादार इकाई ने आगे पूछा, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते? लॉर्ड लुसियस ने अपना सिर खुजलाया, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वास्तव में, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। मुझे लगता है कि वह भविष्यवाणी का बच्चा हो सकता है। कौन सी भविष्यवाणी? ठीक है। उत्सुकता से छायादार इकाई ने विवरण के लिए दबाव डाला। लॉर्ड लुसियस ने विस्तार से बताने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। उसकी आवाज़ में मोह और अनिश्चितता का मिश्रण था। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार दिन और रात के बीच एक बच्चा पैदा होगा, जिसके भीतर 2 रक्त रेखाओं का सार होगा। ये बच्चा न तो पूरी तरह से मानव होगा और न ही शैतान, एक ही बर्तन में दोनों के गुणों को समाहित करेगा।
यदि यह बच्चा धर्मी मार्ग पर चलेगा तो वह हम उत्तरी लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता बन जाएगा, जो हमारी भूमि पर पड़ने वाली क्रूर सर्दी पर काबू पाने में हमारी सहायता करेगा। छायादार इकाई की आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी नाच रही थी जब उसने सवाल किया, और क्या होगा अगर यह बच्चा धर्मी मार्ग से भटक गया, मेरे प्रभु? लॉर्ड लूसियस की अभिव्यक्ति आगे बढ़ते हुए उदास हो गई। यदि बच्चा अंधकार के आगे झुक जाता है और धर्मी मार्ग से भटक जाता है तो वे शैतानों का सबसे दुर्जय हथियार बन जाएंगे, जिन्हें शैतानों का भगवान कहा जाता है। वे डरकल साम्राज्य के अका बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम उन्हें बढ़ने न दें और उनके अस्तित्व को समाप्त न होने दें। छायादार प्राणी ने समझ में सिर हिलाया, उसका रूप एक अजीब ऊर्जा से लहरा रहा था। वास्तव में एक असाधारण भाग्य, मेरे प्रभु। लेकिन मुझे बताओ, तुम इस लड़के को भविष्यवाणी में बताए गए लड़के के बीच में दोहरी वंशावली वाले लड़के के रूप में क्यों मानते हो? लॉर्ड लूसियस ने रुककर वेल के जाने वाले व्यक्ति पर अपनी नज़रें गड़ा दी, फिर निश्चितता और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ जवाब दिया। इस बच्चे के विकास का एक अजीब पहलू है। रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में अपनी शक्तियों को जागृत करने के बावजूद वह पहले से ही लेवल 4 ब्लडलाइन उपयोगकर्ता की ताकत हासिल कर चुका है। इतना तेज विकास अभूतपूर्व है। क्या आपने कभी ऐसी घटना देखी है, मेरे दोस्त? छायादार इकाई ने सवाल पर विचार किया, उसका रूप चिंतन में लहरा रहा था। नहीं, मेरे प्रभु, मुझे पहले ऐसे विलक्षण व्यक्ति का सामना करने की याद नहीं है। ऐसा लगता है कि बच्चे की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसका उसके भविष्यवाणी का बच्चा होने से क्या लेना देना है? लॉर्ड लूसियस ने समझाया, भविष्यवाणी में कहा गया है कि 16 साल की उम्र के बाद बच्चे का विकास विस्फोटक होगा। उसकी प्रगति की दर शानदार से कम नहीं रही है। इससे मुझे विश्वास होता है कि वह भविष्यवाणी का बच्चा है। मेरे प्रभु, मैंने फुसफुसाहट सुनी है कि इस बच्चे को मई के अंत तक उत्तरी सीमा पर भेज दिया जाएगा, छायादार प्राणी ने एक पल के बाद साझा किया। लॉर्ड लूसियस की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें एहसास हुआ, आह, ये केवल एक दिन दूर है और हमारी मंजिल भी वही है। क्या उस पर नज़र रखना दिलचस्प नहीं होगा? वेल, जब शैडोफॉल सिटी पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। इस इलाके के एल्ड्रिच को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए उसे शोर मचाना पड़ा। उसने ज़ॉम्बी के झुंड को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जानबूझकर शोर मचाया। उनके क्षयकारी रूप गलियों और पुरानी जर्जर इमारतों से बाहर निकलकर उसके स्थान पर एकत्रित हो गए। निकट आ रहे ज़ॉम्बी को देखते हुए वेल के होंठ सिकुड़ गए और उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर, जैसे किसी अपवित्र जादू से बुलाया गया हो, वेल के हृदय से रक्त की लहरें फूट पड़ीं। उसके शरीर से उठने वाली लाल लहरें राक्षसी लाल मुट्ठियों में बदल गईं, जो इतनी भयंकर थीं कि हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी और मांस चूर्ण हो जाएगा। उसने अपने हाथ नीचे किए और ये विशाल उपांग असहाय ज़ॉम्बी पर गिरे, जो या तो बहुत धीमे थे या बहुत नासमझ थे। धमाका, प्रभाव विनाशकारी था। मुट्ठियों से कुचले जाने पर लाशों के सड़े हुए शरीर मांस के टुकड़ों में बदल गए और उनके सिर पके हुए फलों की तरह फट गए, जिससे आसपास के वातावरण में सड़ा हुआ खून फैल गया। सड़न की बदबू खून की धातु की गंध के साथ मिल गई, एक घिनौना कॉकटेल जो रात की हवा में व्याप्त था। दर्जनों लाशों को मारने वाले प्रत्येक कुचलने वाले प्रहार के साथ वेल अपने सिस्टम से मिलने वाले फीडबैक में आनंदित हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सूचनाएं दिखाई दे रही थीं, जो उसकी भयानक उपलब्धियों और नरसंहार से प्राप्त पुरस्कारों का विवरण दे रही थीं। आपने 20 लेवल 1 लाशों को मार डाला है। प्राप्त अनुभव 10 अंक। आपने 40 लेवल 0 लाशों को मार डाला है। प्राप्त अनुभव 10 अंक। आपने 70 लेवल 0 लाशों को मार डाला है। प्राप्त अनुभव 18 अंक। जब वह लाशों का वध कर रहा था तो वेल का ध्यान अचानक भटक गया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ। रेवेंजर आ गया है। एक उल्टी हुई झाड़ू वेल की ओर उसके अंधे स्थान से निकली, लेकिन उसके सिर के पीछे एक अशुभ धड़कन ने उसे समय रहते इस कपटी हमले के बारे में आगाह कर दिया। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वह झाड़ू के घातक रास्ते से बाल बाल बचते हुए एक तरफ कूद गया। तुमने उसे चकमा दिया, पीछे से रेवेंजर की आवाज़ गूंजी। उसका सदमा तेजी से मनोरंजन में बदल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पास जो कुछ भी है उससे बच नहीं पाओगे। पिछली बार तुम भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वेल ने उसका सामना किया, उसकी आंखें नए दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। पिछली बार मेरे पास तुमसे निपटने के साधन नहीं थे, लेकिन इस बार मेरे पास हैं, तो मैं क्यों भागूंगा? तुम धोखा दे रहे हो, रेवेंजर ने नाक से कुड़ी। क्या तुम पता लगाने की हिम्मत रखते हो? वेल ने चुनौती दी। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? रेवेंजर ने फावड़ा लहराते हुए हमला किया। वेल ने अपना ब्लड रश कौशल सक्रिय किया, उसकी चपलता दोगुनी हो गई। अपनी चपलता को 50 अंकों तक बढ़ाकर उसने रेवेंजर के फावड़े के हमले को सहज तरलता से चकमा दिया। उसका शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह पानी में मछली की तरह हवा में फिसल गया। रेवेंजर द्वारा घुमाया गया फावड़ा उसके पास से गुजरा, लेकिन बाल भर की दूरी से उसका निशाना चूक गया। ये वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। कोई भी रास्ता नहीं था कि वह इसे अपनी उंगली से फिसलने दे।
इस अवसर का फायदा उठाते हुए वेल ने अपनी बढ़ी हुई चपलता का फायदा उठाया और एक विनाशकारी प्रहार के साथ जवाबी हमला किया। फूफ! उसकी मुट्ठी एक भयानक ग्रे लॉ में लिपटी हुई हवा में उछली और रावेंगर की ओर एक कयामत के भूत की तरह आगे बढ़ी। धमाका! मुक्का रावेंगर के चेहरे से टकराने पर प्रभाव भयावह था। प्रहार के पीछे का बल हवा में झटके पैदा कर रहा था। टक्कर की तीव्रता ने रावेंगा को उसके पैरों से उठा दिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसका शरीर रात में एक त्यागे हुए चित्रे की तरह उछल रहा था। धमाका! उसकी उड़ान समाप्त हो गई क्योंकि वह सड़क पर उड़ गया और बेरहमी से जमीन पर गिर गया। उसके अंग अस्त व्यस्त हो गए। वेल की नज़र उसकी मुट्ठी पर पड़ी जो जल रही थी, लेकिन रावेंगा पर कोई आग नहीं लगी थी। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि रावेंगा को नारकीय मुट्ठी से प्रज्वलित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें शामिल मुट्ठी से उसे वास्तव में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो फिर उसे पुराने जमाने की पिटाई से परिचित कराने का समय आ गया है। मैं इसे पीट पीट कर मार डालूंगा। वेल ने अपनी उंगलियों को खतरनाक तरीके से चटकाते हुए सोचा। रेवेंगर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि यह वेल को घूर रहा था। कैसे? तुमने मुझे कैसे मारा? एक साधारण मनुष्य के पास मुझे छूने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। ओह मूर्ख प्राणी! वेल ने उपहास किया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। तुम मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में लेबल करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। न केवल मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, बल्कि मेरे पास तुम्हारा अस्तित्व समाप्त करने की शक्ति भी है। मुझे डर लग रहा है। डर? रेवेंगर जैसे एल्ड्रिच के लिए एक अलग भावना, जो हमेशा आतंक का अग्रदूत रहा था, उसके अस्तित्व में उमड़ पड़ा। वेल की दृष्टि, उसकी मुठियां एक भयंकर और अथक आग से जल रही थीं, ने उसकी रीढ़ में एक आदिम ठंडक पैदा कर दी। मुझे भागने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। भागना ही एकमात्र विचार था जो उसके दिमाग में गूंज रहा था, मौत की घंटी की तरह। ये दूसरे आयाम का द्वार बनाने लगा। वास्तविकता का बहुत ही ताना बाना उसके चारों ओर लहराने लगा और विकृत हो गया। पतली हवा से दरारें दिखाई देने लगी, चौड़ी और गहरी होती गईं। यह उसके उद्धार का प्रवेश द्वार था, आसन विनाश से बचने का उसका साधन। लेकिन वेल को यह पसंद नहीं था। एक दिल की धड़कन में उसने अंतर को बंद कर दिया। एक प्रेत की तरह रावेंगर के बगल में दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी ग्रे लॉ में लिपटी हुई थी। भागने के बारे में सोचना भी मत, उसने धीमी और मोटी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी आंखों में भावना का कोई संकेत नहीं था जो रेवेंगर की उभरी हुई आंखों से मिली। रेवेंगर को जवाब देने का एक पल भी नहीं दिया। वेल ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जो हेलिश फिस्ट की भयानक ग्रे लपटों में लिपटा हुआ था। यह एक अमानवीय शक्ति से भरा हुआ एक मुक्का था, एक अनूठा बल जो पूरी गति से बुलेट ट्रेन की तरह एल्ड्रिच इकाई के चेहरे से टकराया, जिससे रेवेंगर भारी बल के साथ जमीन पर गिर गया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने रेवेंगर के नीचे की जमीन को तोड़ दिया और उसे विचलित कर दिया। जब रेवेंगर वहां स्तब्ध पड़ा था, वेल ने उस पल का फायदा उठाया। उसने खुद को स्तब्ध प्राणी पर फेंका। उसकी मुठियां उसकी शक्ति की भयानक ग्रे चमक में लिपटी हुई थीं। उसकी मुठियां धुंधली हो गईं क्योंकि वे स्तब्ध रेवेंगर पर अथक क्रोध के साथ बरसने लगीं। प्रत्येक मुख का कच्चेपन का प्रलय था, इतनी तीव्र शक्ति की हवा में शॉकवेव भेज सके। प्रत्येक प्रहार की शक्ति ने केवल रावेंगर के नीचे की जमीन में दरारें चौड़ी की, जिससे वह टूटी हुई धरती में और भी गहराई तक धंस गया। 10वें प्रहार पर वेल की मुट्ठी रावेंगर के सिर से एक भयावह शक्ति से टकराए। प्रभाव विनाशकारी और भारी था, जिससे रावेंगर का सिर एक पके फल की तरह फट गया। डिंग! बधाई हो, आपने 10 वर्षीय रावेंगर को मार दिया है। आपको 300 EXP मिले। चूंकि यह पहली बार है जब आप एल्ड्रिच को मार रहे हैं, इसलिए आपको एक बोनस इनाम मिलेगा। आपको अतिरिक्त 50 EXP मिले हैं। ये वह सभी EXP थे जिनकी उसे लेवल अप करने के लिए आवश्यकता थी। एल्ड्रिच को मारना वास्तव में फ़ायदेमंद है, वेल ने पाया। डिंग! बधाई हो, होस्ट, आपने लेवल अप कर लिया है। आप 6 से लेवल 7 पर पहुंच गए हैं। आपको जोड़ 2 स्टेट पॉइंट्स मिलेंगे और आपके लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन में 10% अपग्रेड होगा। होस्ट के लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन की अगले लेवल की ओर मौजूदा प्रगति 2100%। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी EXP 0800। वेल की भौहें ऊपर उठ गईं। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे जितने EXP की ज़रूरत थी, वह हास्यास्पद लग रहा था। उसने ये भी देखा कि लेवल अप करने के लिए ज़रूरी EXP हर बार लेवल अप करने पर 2 गुना हो रहा था। इसका मतलब था कि लेवल 10 तक पहुंचने के लिए उसे कुल 3600 EXP की ज़रूरत होगी। एक बार जब वह उस लेवल पर पहुंच जाएगा, तो उसे एक सेकेंडरी क्लास मिल जाएगी। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ... रेवेंगर की मौत के बाद उसका शरीर काली राख में बिखर गया, जिससे कोई निशान नहीं बचा। हालांकि युद्ध के दौरान रावेंगर ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे, वे सड़कों पर बिखरे पड़े थे। वेल रावेंगर द्वारा अपनी हार के बाद गिराए गए विशेष सामानों की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उन 2 अनोखी कलाकृतियों को अपना बताया।
जिस क्षण उसके हाथों ने संपर्क किया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो शक्ति के कुछ अदृश्य धागे उसके अस्तित्व को वस्तुओं के साथ उलझा रहे हों और आपस में जोड़ रहे हों। तुरंत उसके सिस्टम की एक सूचना उसकी दृष्टि में आ गई। डिंग, आपने एक रावेंगर को मार दिया है। परिणामस्वरूप आप उसके हथियारों के नए मालिक बन गए हैं। उड़ने वाला झाड़ू और रहस्यमय फावड़ा अब आपकी इच्छा से बंधे हैं। उड़ता झाड़ू, यह एक उड़ने वाला हथियार है। इसके बाल इस हद तक सख्त हो सकते हैं कि वे धातु की तरह तीखे और घातक हो जाते हैं। आप इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। रहस्यमय फावड़ा, यह उपकरण आपको 2 दिनों में एक बार दूसरी तरफ कदम रखने की अनुमति देता है। इसका उपयोग दूसरी तरफ से लौटने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा पक्ष एक समानांतर आयाम है जो भौतिक दुनिया के साथ ओवरलैप होता है लेकिन एक अलग तल पर मौजूद होता है। यह अपने स्वयं के अनूठे नियमों के साथ काम करता है और आमतौर पर इस रहस्यमय फावड़े जैसे विशेष साधनों के बिना दुर्गम होता है। वेल के दिल में संतुष्टि की भावना भर गई क्योंकि उसने अपने नए प्राप्त हथियारों की क्षमताओं को समझा। मेरे लिए अवसरों की एक पूरी नई दुनिया खुल गई है। इन औजारों के साथ न केवल मैं रेवेंगर से लड़ने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हूँ, बल्कि मैं अपने स्वयं के परे आयामों का पता लगाने के लिए भी सुसज्जित हूँ। जब वह अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था तो उसकी आंखों में उत्साह की चिंगारी चमक उठी। क्या मुझे ये कोशिश करनी चाहिए या नहीं? एक सामान्य व्यक्ति दूसरे पक्ष में जाने से पहले 2 बार सोचेगा, जो एल्ड्रिच का घर था। हालांकि वेल में डर महसूस करने की क्षमता का अभाव था और बिना डर वाले व्यक्ति को डरने की कोई बात नहीं थी। वेल ने दूसरे पक्ष में प्रवेश करने की संभावनाओं और संभावित खतरों पर विचार करते हुए एक पल के लिए संकोच किया। वह डर महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास सामान्य ज्ञान की कमी थी। ऐसी जगह जाना जहां उसने और किसी ने कभी कदम नहीं रखा था, एक बढ़िया लेकिन खतरनाक विचार लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और दूसरे पक्ष की खोज में अग्रणी होने का फैसला किया। लेकिन उसने खुद को खतरे के पहले संकेत पर वहां से भागने की चेतावनी भी दी। अपने हाथ में मजबूती से पकड़े गए रहस्यमय फावड़े की शक्ति के साथ उसने दूसरे पक्ष के लिए एक द्वार बनाया। अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल जैसा एक खाली शून्य उसके सामने उभरा। यह उससे बड़ा था, इसके आयाम डराने वाले थे, फिर भी इसमें एक रहस्यमय आकर्षण था जिसका विरोध करना असंभव था। बिना समय बर्बाद किए वेल ने गेट से अंदर कदम रखा। वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो उसे चौंका देने वाली तरह से परिचित थी। ये शैडोफॉल सिटी की एक अनोखी प्रतिकृति थी। लेआउट, इमारतें, सड़कें, सभी उस शहर के खंडहरों की एक भयानक दर्पण छवि थी जिसे वह जानता था। हालांकि ये समानांतर वास्तविकता भयावह रूप से शांत और जीवन से रहित थी। वहां कोई भी थका हुआ ज़ोंबी लक्ष्यहीन रूप से नहीं घूम रहा था। जून की रात में वॉकिंग डेड की कोई चीख या चीख नहीं गूंज रही थी, इसलिए वातावरण शांत था, फिर भी समय में जमे हुए एक प्रेत शहर की तरह बहुत बेचैन करने वाला था। दूसरा पक्ष वास्तविक दुनिया का प्रतिबिंब है, फिर भी जीवन से पूरी तरह रहित है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी दुनिया, उसके शहरों और इलाकों का स्नैपशॉट लिया हो, फिर उनमें से हर जीवित प्राणी को निकाल दिया हो। ये वास्तविकता की प्रतिध्वनियों के बीच भटकने जैसा है, वेल ने सोचा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभर आया। मुझे पहले अपने अनुमान की पुष्टि करनी चाहिए। उसकी जिज्ञासा जागृत हुई और वह अपनी दुनिया की इस भयानक प्रतिकृति का पता लगाने के लिए आगे बढ़ा। वह जंगल से गुजरा जो किसी भी रात जानवरों से भरा होता। फिर भी यहाँ भयानक सन्नाटा था, इसकी गहराई में एक भी जानवर नहीं हिल रहा था। वह शरणार्थी शिविर में पहुंचा, जिसे स्लम के रूप में जाना जाता है, जो आयरनस्पायर गढ़ के बाहर स्थापित किया गया था। वहां टैंक थे जो अपने सामान्य स्थानों पर पूरी तरह से व्यवस्थित थे, लेकिन जीवन के किसी भी संकेत से रहित थे। गढ़ में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि यह भी खाली था। ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। दूसरी तरफ एक आदर्श कैनवास था जो दुनिया की भौतिक संरचनाओं और स्थलाकृति को ही दर्शाता था, जबकि उसमें जीवन के रूपों का अभाव था। रहस्यमय फावड़े की एक लहर के साथ वह दूसरी तरफ से बाहर निकल गया और वास्तविक दुनिया में लौट आया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, आयरनस्पायर का गढ़ जीवन से भरा हुआ था। पार्क में परिवार बैठे हुए रात का आनंद लेते हुए देखे जा सकते थे। पार्क इतना बड़ा था कि सैकड़ों परिवार उसमें रह सकते थे, और वहां बहुत सारे परिवार थे जो चांद की पीली, सफ़ेद और लाल किरणों के नीचे शांतिपूर्ण समय बिता रहे थे। पार्क के उस पार परिवार जीवंत बातचीत में व्यस्त थे। वहां एक छोटा लड़का जो 7 साल से बड़ा नहीं था, उत्साह से आकाश की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, माँ देखो, आज रात लाल चांद एक विशाल सेब जैसा लग रहा है। उसकी माँ उसके छोटे कंधों पर हाथ रखे हुए उसके बगल में बैठी हुई धीरे से हंसी। शायद यह एक संकेत है प्रिय, शायद तुम्हें मजबूत बनने के लिए अधिक सेब खाने चाहिए। चहल पहल भरे पार्क के एकांत कोने में भाई बहन एलियाना और एस गंभीर चर्चा में लगे हुए थे। मुझे ये करना ही होगा, एलियाना ने अपनी निगाह स्थिर और दृढ़ रखते हुए कहा। उसके भाई ने चिंता के भाव से पूछा, क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है एलियाना?
तुम जोखिम समझती हो, है न? एलियाना ने सिर हिलाया, उसका दृढ़ निश्चय अटल था। हाँ, याद रखो, ये प्रकाश का देवता था जिसने हमें उस घातक नरसंहार से बचाया था, जिसने हमारे परिवार को लील लिया था। जब हम खो गए थे और असहाय थे, तब उन्होंने हमें सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाया था। अब जब वह मेरी सहायता मांगता है, तो यह उचित है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं। एस ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, उलझन में दिख रहा था, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। मुझे तुम्हारे विवेक पर भरोसा है, एलियाना। तुम हमेशा सही निर्णय लेने का तरीका जानती हो। लेकिन ये काम, उत्तरी सीमा के विशाल विस्तार में लाल आंखों वाले भगवान, सफ़ेद लपटों और खून के शासक को ढूंढना, ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। विश्वास के पास एक ऐसा रास्ता है जहां कोई रास्ता नहीं है। एलियाना ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसकी आंखें गहरी आस्था से चमक रही थीं। पार्क के केंद्र के करीब एक बुजुर्ग कहानीकार ने मंत्रमुग्ध युवा दर्शकों को नायकों की कहानियां सुनाईं। बच्चे उसकी कहानियों को ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ, बूढ़े कहानीकार ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा। एक युवा लड़के ने तुरंत पूछा, दादाजी, क्या आप अपनी कहानियों के नायकों की तरह बहादुर थे? बूढ़े आदमी ने लड़के के सिर पर थपथपाते हुए आंख मारी। ओह, मेरे पास भी ऐसे पल थे, बेटा। लेकिन असली साहस राक्षसों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और जो सही है उसके लिए खड़े होने में है। वेल उस हिस्से के बाहर खड़ा था, चुपचाप अपने आसपास के नज़ारे को देख रहा था जो जीवन से भरा हुआ था। दिलचस्प है, वेल ने सोचा। इस नई खोज के निहितार्थों पर विचार करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। दूसरा पक्ष यात्रा का एक अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित साधन है। यह अनावश्यक टकरावों से बचने के लिए एकदम सही है। कोई ज़ॉम्बी नहीं, कोई जानवर नहीं। एक दुनिया सिर्फ मेरे लिए, और दूसरे एल्ड्रिच और एल्ड्रिच के हथियारों के लिए। दूसरा पक्ष एक ऐसा क्षेत्र था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते थे। वहां किसी और से मिलने की संभावना उतनी ही कम थी जितनी वास्तविक दुनिया में किसी एल्ड्रिच से टकराने की। वेल के 16 साल के जीवन में उसका सामना सिर्फ एक बार एल्ड्रिच से हुआ था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा सामना कितना दुर्लभ था। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरे पक्ष के क्षेत्र में किसी और से मिलने की संभावना भी उतनी ही असंभव थी। तो वेल ने जो कहा कि यह यात्रा का एक सुरक्षित साधन है, वह सच था। राज्य के बाहरी क्षेत्र में एक झोपड़ी एक हरे भरे घने जंगल के बीच में दिखाई दे रही थी, जो एक ऊंचे पहाड़ और एक क्रिस्टल क्लियर धारा के बीच आराम से बसी हुई थी। पहाड़ उसके पीछे था और धारा उसके सामने थी। इस साधारण झोपड़ी में एक आदमी कुर्सी पर बैठा और अखबार पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इस आदमी की आंखें बहुत ही आकर्षक ग्रे थीं। उसकी आंखें तीव्र और ठंडी थीं, मानो वह नरक से आया कोई रिप हो जो आत्माओं को लेने के लिए तैयार हो। उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह काले कपड़े पहने हुए था, उसका मुंह एक मास्क से ढका हुआ था, और उसकी सबसे खास विशेषता उसकी आंखों के पार 3 धारियों वाला टैटू था। उसके बगल में एक टेबल थी। टेबल पर एक लंबी दूरी के संचार से जुड़ी शापित कलाकृति रखी हुई थी। रिंग रिंग रिंग। अचानक कलाकृति अपनी नींद से उठी, इतनी तीव्रता से बजने लगी कि उस आदमी का ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने अपनी निगाहें अखबार से हटाकर कलाकृति पर घुमाईं। जिज्ञासा ने उसके पहले के शांत भाव की जगह ले ली। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने लंबी दूरी के संचार शापित आर्टिफैक्ट को उठाया और आने वाली कॉल का जवाब देते हुए कहा, कौन हिट करने के लिए कॉल कर रहा है? यह आदमी मार्विक नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो राज्य की छाया में एक भयानक प्रतिष्ठा रखता था। समाज में उसकी भूमिका ऐसी थी जिसे कई लोग नकारते थे, क्योंकि वह एक हत्यारा था। मार्विक का काम सरल हालांकि गंभीर था। वह मौत का सौदा करता था। सोने या अत्यधिक मूल्यवान ज़ोंबी नाभिक की सही कीमत के लिए वह किसी को भी खत्म कर सकता था, चाहे वह एक नीच किसान हो या एक प्रभावशाली रईस। उसकी रक्त रेखा कौशल सेट इस विश्वासघाती दुनिया में एक अद्वितीय वस्तु थी, जहां मानव जीवन कभी कभी गोभी जितना सस्ता होता था और कभी कभी सोने के पहाड़ से भी अधिक मूल्यवान होता था, और उसने इसका पूरी क्षमता से दोहन किया। जिन व्यक्तियों ने उससे संपर्क करने की हिम्मत की, वे थे जिनके मन में एक घातक उद्देश्य था। ये लोग डरपोक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो हताश, प्रतिशोधी या सत्ता के भूखे थे। वे सभी एक कारण से उसकी घातक सेवाएं चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई उनके रास्ते से हट जाए। उसके घातक कौशल की यह मांग मार्विक के लिए अधिक काम के अवसरों में बदल गई और स्वाभाविक रूप से अधिक आए। मार्विक अपने पेशे के नैतिक निहितार्थों से परेशान नहीं था। उसके लिए नैतिकता और अनैतिकता की अवधारणाएं एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उसके विचार में वह केवल एक सुविधाकर्ता था जो उसकी सेवाएं लेने वालों के लिए एक उपकरण था। उसका काम बिना किसी सवाल के आदेशों को निष्पादित करना और काम पूरा होने के बाद अपना भुगतान प्राप्त करना था। इसलिए इस कठोर दुनिया में जहां जीवित रहना ही एकमात्र चीज थी, मार्विक सबसे प्रसिद्ध किफ़ायती हथियारों में से एक के रूप में फला फूला।
उसका नाम मौत का पर्याय बन गया था क्योंकि वह कभी भी किसी काम में असफल नहीं हुआ था। एक पल की खामोशी, फिर एक आवाज़ कलाकृति पर फूटी, यह मैं हूँ, मार्विक। कीथ स्ट्राउड। नाम सुनते ही मार्विक के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। कीथ स्ट्राउड, वह व्यक्ति जिसके कारण उसे अपना जीवन मिला। अतीत उसके दिमाग में क्रिस्टल स्पष्टता के साथ उभर आया। वह कीथ या उसकी पृष्ठभूमि से अपरिचित नहीं था। कीथ स्ट्राउड कुलीन परिवार के पिछले मुखिया का दत्तक पुत्र था। मार्विक कीथ को बहुत सम्मान देता था क्योंकि जब वह स्ट्राउड का गुलाम था तो वह अकेला व्यक्ति था जिसने उसके प्रति दया दिखाई थी। स्ट्राउड ने मार्विक को एक हत्यारे के रूप में पाला था। अकेले एक सप्ताह में उन्होंने उसे 1 दर्जन से अधिक लक्ष्यों को खत्म करने के लिए मजबूर किया। उसके शिकारों में एक उच्च पद का कुलीन व्यक्ति था जो स्ट्राउड परिवार का जाना माना विरोधी था। कुलीन व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपार धन के साथ रैंक 5 ब्लडलाइन उपयोग करता था। फिर भी मार्विक, जो उस समय लेवल 3 ब्लडलाइन उपयोग करता था, ने सफलतापूर्वक हिट को अंजाम दिया। मार्विक का अनूठा ब्लडलाइन कौशल उसका तुरुप का पत्ता था। किसी की चेतना को लक्षित करने वाले भ्रम पैदा करने की उसकी क्षमता एक भयानक हथियार थी। जो लोग अपराधबोध और भय से दबे हुए थे वे उसकी शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थे, उसके घातक भ्रमों का शिकार हो गए। हालांकि उसकी ताकत सीमाओं के साथ आई थी। उसे पहला कदम उठाना था। अगर वह शुरुआती हमला करने में विफल रहा तो हालात जल्दी ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा लेवल 3 और लेवल 5 ब्लडलाइन यूजर के बीच शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर के कारण हुआ। उसने जिस कुलीन की हत्या की थी वह पुण्य से कोसों दूर था। उसके पाप बहुत थे, उसका अपराध गहरा था और वह प्रकाश के देवता का भक्त था। इस संयोजन ने उसे मार्विक के भ्रम के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। हालांकि उसके कार्यों के परिणाम भयानक थे। एक कुलीन की हत्या करना सर्वोच्च क्रम का अपराध था, जो रानी की अवहेलना करने के समान था। मार्विक एक वांछित व्यक्ति बन गया, जिसका पीछा रानी के रक्षक और इनाम के शिकारी दोनों कर रहे थे। इसके अलावा स्ट्राउड परिवार हत्या में अपनी भूमिका के बारे में पता चलने से चिंतित था, इसलिए वह मार्विक के खिलाफ हो गया। धोखा खाने के बाद उसने खुद को न केवल रानी के रक्षक और इनाम के शिकारियों के खिलाफ बल्कि अपने पूर्व स्वामियों के खिलाफ भी अपनी जान की लड़ाई लड़ते हुए पाया। कीथ ने निर्णायक मोड़ पर हस्तक्षेप किया, मार्विक को पीछा करने वालों से बचाया और उसे बाहरी क्षेत्र में तस्करी करके ले गया जहां मार्विक को जीवन की नई राह मिली। कभी कभी वह कीथ की छाया के रूप में काम करता था, जिसे वह चाहता था उसे मार देता था, लेकिन उनमें से अधिकांश वह एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में काम करता था और उसने इससे बहुत कुछ कमाया था। वर्षों के दौरान मार्विक ने कीथ के विभिन्न असाइनमेंट को कुशलतापूर्वक संभाला था। कार्य चुनौतीपूर्ण थे लेकिन प्रबंधनीय थे और पुरस्कार पर्याप्त थे। व्यवस्था से उन दोनों को लाभ हुआ। इस प्रकार उनका रिश्ता काफी मजबूत था। लॉर्ड कीथ, मार्विक ने कहा, आपको मुझसे संपर्क किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे आपसे इतनी जल्दी सुनने की उम्मीद नहीं थी। कोई विनम्रता की आवश्यकता नहीं है, मार्विक, कीथ का सीधा जवाब आया। मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। मार्विक पीछे झुक गया, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा कौन है? वेल वी व्हाइटमोर नाम का एक युवा लड़का। कीथ स्ट्राउड के पास वेल व्हाइटमोर को मरवाने के पीछे एक गहरी वजह थी। वेल ने कीथ के बेटे की बेरहमी से पिटाई करके एक सीमा पार कर दी थी। कीथ के लिए यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि जोशुआ के प्रभाव और शक्ति के कारण वह खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस कृत्य को अनुत्तरित छोड़ देगा। इसलिए उसने गुप्त रूप से वेल की हत्या की योजना बनाने का फैसला किया। अगर सब कुछ कुशलता से और बिना किसी निशान के किया गया तो जोशुआ के पास अपने बेटे की मौत के पीछे कौन था इसका कोई ठोस सबूत नहीं होगा। ठोस सबूतों की अनुपस्थिति उसके न्याय की खोज में बाधा बनेगी। भले ही उसे संदेह हो और वह मानता हो कि स्ट्राउड्स इसमें शामिल थे, लेकिन सबूत के बिना उसके हाथ बंधे होंगे। इसके अलावा जोशुआ को अपने कार्यों के राजनीतिक परिणामों पर विचार करना होगा। अगर वह बिना सबूत के जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है तो वह न केवल स्ट्राउड्स के साथ बल्कि संभावित रूप से रानी के दरबार और राज्य के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ भी संघर्ष को भड़काने का जोखिम उठाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जोशुआ की स्थिति एक स्तर 7 योद्धा के रूप में थी, लेकिन वह राज्य में ऐसी शक्ति रखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। उसके बराबर या उससे भी ज्यादा ताकतवर कई और लोग थे और अशांति फैलाने से उनका गुस्सा भड़क सकता था। भले ही वह अपने बेटे की मौत पर गुस्से और दुख से भरा हो, लेकिन उसे संयम से काम लेना होगा जब तक कि वह इन शक्तिशाली संस्थाओं को नाराज न करना चाहे। इस प्रकार राजनीतिक संतुलन और सबूतों की जरूरत कीथ के लिए ढाल का काम करेगी। जब तक वह अपने पत्ते सही तरीके से खेलता रहेगा, वह प्रतिशोध से खुद को सुरक्षित रखते हुए वेल की मौत सुनिश्चित कर सकता है। अदालत ठंडे तथ्यों और अकाट्य सबूतों का स्थान थी और इनके बिना कोई भी उसे छू नहीं सकता था।
इस रहस्योद्घाटन पर मार्विक भौंचक्का रह गया। तुम्हारा मतलब जोशुआ वी व्हाइटमोर का दूसरा बेटा है, आयरनस्पायर गढ़ का शासक? वही है। मार्विक ने खोखली हंसी निकाली। तुम मजाक कर रहे हो लॉर्ड कीथ। एक लेवल 7 योद्धा के बेटे की उसकी नाक के नीचे हत्या करना मौत की सज़ा है, यहाँ तक कि मेरे जैसे जादूगर के लिए भी। भ्रम फैलाने वाले रक्तवंश के उपयोगकर्ता थे जो जटिल मृगतृष्णाएं बुन सकते थे जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते थे। वे ज्वलंत, विसर्जित करने वाले भ्रम पैदा करने में माहिर थे जो उनके विरोधियों को फंसाते थे, उन्हें उनकी अपनी धारणाओं का शिकार बनाते थे और उन्हें भ्रामक कल्पनाओं की भूलभुलैया में फंसा देते थे। मार्विक की क्षमता ने उसे अपने लक्ष्यों के सबसे गहरे डर को उनकी आंखों के सामने प्रकट करने की अनुमति दी। पीड़ितों को जो भयावहता दिखाई देती थी वह इतनी भयावह और यथार्थवादी होती थी कि वे सबसे अच्छे मामले में भी स्थिर हो सकते थे। सबसे खराब स्थिति में उनके मानसिक आंकड़े बिखर सकते थे। यह इस कौशल की वजह से था कि मार्विक ने आखिरी बार अपने से 2 स्तर अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जोशुआ उससे 4 स्तर ऊपर था। उनकी क्षमताओं में अंतर खगोलीय था। उसे कोई भरोसा नहीं था कि वह अपनी नाक के नीचे किसी की हत्या कर पाएगा। इस विचार को इतनी जल्दी खारिज मत करो, कीथ ने कहा। वेल जल्द ही आयरनस्पायर गढ़ छोड़ रहा है। वह कल ट्रेन से उत्तरी सीमांत की ओर जाएगा। उस ट्रेन में उसकी रक्षा करने के लिए कोई जोशुआ नहीं होगा। आपको बस ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसकी सांस रुक जाए। ट्रेन में खून के प्यासे लोगों की हत्या करना, ये जोखिम भरा काम है, खासतौर पर यह देखते हुए कि दूसरे खून के प्यासे लोग भी उस पर नज़र रख रहे होंगे। ये खुद को तुरंत गिरफ्तार करने जैसा है, मार्विक ने तर्क दिया। आप इतना कम क्यों आंकते हैं? मैंने सभी चरों का अच्छी तरह से हिसाब लगाया है, मार्विक, कीथ ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। मैंने वेल की हत्या करने की एक जटिल योजना बनाई है। मैं ट्रेन की सुरक्षा करने वाले खून के प्यासे लोगों की नज़र को उस जगह पर टिकाए रखने के लिए एक मोड़ तैयार करूंगा जहां हम चाहते हैं। मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए अराजकता का बीज बोऊंगा। आपको बस भ्रम के बीच सही अवसर की प्रतीक्षा करनी है, फिर निर्णायक रूप से हमला करना है। मार्विक एक पल के लिए चुप हो गया, विचार करते हुए। यह कोई आसान हिट नहीं था। आखिरकार व्हाइटमोर्स प्रभावशाली थे और वेल एक लेवल 7 योद्धा का बेटा था। हालांकि वह कीथ का कर्जदार था और उनकी दुनिया में कर्ज चुकाना ही पड़ता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कीथ द्वारा प्रस्तावित योजना प्रशंसनीय लग रही थी। ठीक है कीथ, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं ये करूँगा, लेकिन हम इसके बाद भी बराबरी पर हैं, मार्विक ने एक पल बाद कहा। मास्टर वेल, व्हाइटमोर परिवार के हमेशा गंभीर रहने वाले बटलर रेगनार्ड एशवर्थ ने चांदी की ट्रे पकड़े हुए गंभीर भाव से पुकारा। उस पर चांदी के कागज़ों में लिपटा एक छोटा पार्सल रखा था, जैसे कि उसमें क्राउन ज्वेल्स हों। यात्रा के लिए आपके प्रावधान। रेगनार्ड द्वारा वेल की यात्रा के लिए तैयार किए गए प्रावधानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल थीं। इनमें सूखे मांस और फल शामिल थे, जिनमें से कुछ में मामूली उपचारात्मक गुण और ऊर्जा पुनःपूर्ति, मोम में लिपटा हुआ सख्त पनीर और एक कॉम्पैक्ट, पुनः प्रयोज्य कैंटीन में साफ पानी की आपूर्ति शामिल थी। भोजन और पानी के अलावा पार्सल में आपातकालीन खर्च के लिए चांदी और तांबे के सिक्कों की एक छोटी थैली, नेविगेशन के लिए एक कंपास, ज्ञात सुरक्षित क्षेत्रों और खतरे वाले क्षेत्रों के साथ चिन्हित उत्तरी सीमा का एक नक्शा और सीमा क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले उपचारों और औषधीय पौधों की एक छोटी सी पुस्तक भी थी। आह रेगनार्ड, सैंडविच के मेरे भरोसेमंद रखवाले और भूखे पेट के रक्षक। मैं इन प्रावधानों को ऐसे संजोकर रखूंगा जैसे कि वे सोने की दली हों। वेल ने उसे एक मुस्कान दी और कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाते हुए वह पार्सल ले लिया जो वह उसे दे रहा था। जो लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे उनके लिए वेल एक आकर्षक, हल्के फुल्के व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था, जो हमेशा अपनी त्वरित बुद्धि और एक संक्रामक मुस्कान के साथ तैयार रहता था। हालांकि ये केवल एक दिखावा था, एक ऐसा कार्य जो उसके वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए बनाया गया था। सच्चाई ये थी कि वेल एक असंवेदनशील प्राणी था, मानव त्वचा में एक राक्षस जो दर्द या भय का अनुभव करने में असमर्थ था। हालांकि उसने कठिन तरीके से सीखा था कि उसके इस अजीबोगरीब गुण का फायदा उठाया जा सकता है। पुजारी द्वारा सार्वजनिक रूप से जहर दिए जाने की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। पुजारी वेल की दर्द के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानता था और उसने उस ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया था, बिना किसी डर के उसे जहर दे दिया था। उसने अपना बदला लिया और पुजारी को मार डाला, लेकिन वह हर बार इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता था। इस प्रकार वेल ने एक हंसमुख और लापरवाह युवा के व्यक्तित्व के पीछे अपने अमानवीय गुणों को छिपाने का फैसला किया था। हास्य की भावना वाला व्यक्ति। यह एक मुखौटा था जिसे उसने शर्म से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहना था। दुनिया उसके लिए तब कम खतरनाक थी जब लोग मानते थे कि वह सिर्फ एक और इंसान है, एक और प्राणी जो दर्द महसूस कर सकता है, जो डर सकता है, और फिलहाल वह इसे ठीक इसी तरह रखना चाहता है।
सेकंड यंग मास्टर वेल के अभिनय कौशल में वर्षों के साथ सुधार हुआ है। वेल ने जो कहा उसे सुनकर उसके रेनेगार्ड के कोने फड़क उठे, जो कि उसकी कभी भी प्रदर्शित की गई पूरी मुस्कान के सबसे करीब थी। जब तक आप सिक्कों को खाने योग्य डली की तरह नहीं खाते, यंग मास्टर, वेल ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, रेनेगार्ड। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि सिक्कों को भोजन समझूं और उनसे दम घुटने का जोखिम उठाऊं। एक पल के बाद वेल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। रेनेगार्ड, क्या ट्रेन में चढ़ने से पहले मुझे कुछ और जानना चाहिए? रेनेगार्ड, जो करीब एक दशक तक व्हाइटमोर परिवार के हेड बटलर के रूप में काम कर चुके थे, ने वेल को एक दुर्लभ छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कभी कभी वापस लिखना याद रखना, युवा मास्टर। आपके पिता और मैं आपकी खबर का इंतजार करेंगे। उन्होंने वेल को 6 साल के छोटे लड़के से एक सुंदर किशोर बनते देखा था। रेनेगार्ड उसे अपना बेटा मानने लगे थे। अगर समय मिला तो मैं आपको जरूर लिखूंगा, हेड बटलर। जहां तक पिता का सवाल है, मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा, वेल ने जवाब दिया। और ऐसा क्यों हो सकता है? तीसरी आवाज आई, जो उस पल को उस तरह की तरह काट रही थी। ये जोशुआ वी व्हाइटमोर था, जो अचानक वेल के पीछे आ गया था। उसकी प्रभावशाली आकृति युवा किशोर पर छाया डाल रही थी। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए वेल ने अपने पीछे मंडराते हुए आकृति का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। यह आदमी, उसका अपना पिता, वेल द्वारा इस दुनिया में सबसे अधिक घृणा करने वाला व्यक्ति था। वह बलात्कारियों से घृणा करता था और जोशुआ ने अपनी मां का बलात्कार किया था। वह विश्वासघातियों से घृणा करता था और जोशुआ ने उसे धोखा दिया था। ये सच था कि जोशुआ ने वेल को कई अमूल्य जीवन के सबक दिए थे, यहाँ तक कि एक बार एक मध्यम श्रेणी के रक्तरेखा उपयोगकर्ता के हाथों से उसकी जान भी बचाई थी, लेकिन उन कार्यों ने उसके और उसकी मां के खिलाफ किए गए घृणित कृत्यों को मिटा नहीं दिया। वह कई ऐसी चीजें थीं जिनसे वेल घृणा करता था, इसलिए वह उससे घृणा करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसे कभी मौका मिला तो वह बिना किसी दूसरे विचार के उसे मार डालेगा, लेकिन उसे सावधान रहना था कि जब तक वह मजबूत न हो जाए तब तक वह अपने इरादे को कभी प्रकट न करे। काफी है। आखिरकार जोशुआ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक दुर्जय स्तर 7 योद्धा था जो अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। अगर उसे पता चल जाता कि उसका बेटा उसके लिए कितनी जानलेवा नफरत रखता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बिना किसी दया के बदला लेगा। वेल को कार्रवाई करने का मौका मिलने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जोशुआ ने रानी के वफादार कुत्ते के रूप में सेवा करते हुए राज्य के भीतर एक प्रतिष्ठित स्थान रखा था। राजशाही के साथ उसकी निकटता ने उसे अछूत बना दिया, एक खतरनाक व्यक्ति जिसे शक्तिशाली सहयोगियों द्वारा संरक्षित किया गया था। अगर वेल उसे नुकसान पहुंचाता तो यह न केवल उसके पिता के क्रोध को आकर्षित करता, बल्कि राज्य के शासकों के प्रतिशोध को भी आकर्षित करता। राज्य की सीमाओं के भीतर रहने के लिए दिखावा और हेरफेर का एक सावधान, अक्सर खतरनाक खेल खेलना आवश्यक था। इसलिए वेल को जोशुआ के लिए गहरी नफरत रखते हुए सौहार्द और सम्मान का दिखावा बनाए रखना था। उसका अस्तित्व इस पर निर्भर था, कम से कम तब तक जब तक वह अपने खिलाफ खड़ी दुर्गम बाधाओं को दूर करने का कोई रास्ता नहीं खोज लेता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे तुच्छ पत्रों के कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आए, पिताजी, वेल ने जोशुआ को सहजता से उत्तर दिया। मेरे साथियों, क्या तुमने सुना? मेरा बेटा कितना विचारशील लड़का है, जोशुआ ने गहरी लेकिन शांत आवाज में कहा। कुछ लोग वेल के साथ उसी ट्रेन में चढ़ने वाले थे, कुछ उत्तरी सीमांत की ओर जा रहे थे, कुछ लोग बस अगले शहर की यात्रा कर रहे थे। वे सभी अनजाने में पिता पुत्र की बातचीत के इस सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। हाँ मिस्टर व्हाइटमोर, आपके लड़के में शिष्टाचार है, एक तगड़े आदमी ने, जो अपने घिसे पिटे कपड़ों और सामान से भरे पैकेट से एक व्यापारी लग रहा था, वेल की पीठ पर दोस्ताना अंदाज में थपथपाते हुए कहा। वास्तव में एक विचारशील लड़का, एक महिला ने कहा। उसकी आवाज में मनोरंजन भरा हुआ था क्योंकि उसने वेल की ओर अपनी टोपी उतारी थी। वह एक साहसी लग रही थी, उसके लबादे से तलवार की मूठ झांक रही थी। पुराने ब्लॉक से एक टुकड़ा, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी सफ़ेद दाढ़ी सहमति में हिल रही थी। वेल को अपनी आंखें घुमाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। बूढ़ा आदमी, वह इस बलात्कारी से कैसे मिलता जुलता था? उनके बीच कोई तुलना नहीं थी। जोशुआ ने कहा, तुम उत्तरी सीमा की ओर जा रहे हो। यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन तुम्हारी क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति के लिए जीवित रहना और कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ खाली समय मिले तो घर आना याद रखना। जब समय आएगा तो मैं इस पर थोड़ा विचार करूंगा, पिताजी, वेल ने ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी शांति से जवाब देते हुए कहा। अपना ख्याल रखना, तुम भी। इस बीच एलियाना डी ग्रेस ने अपने भैया को अलविदा कहा और ट्रेन में चढ़ गई। कुछ ही क्षणों बाद लॉर्ड लूसियस भी अपनी छायादार इकाई के साथ ट्रेन में चढ़ गया। फिर ट्रेन चलने लगी। यह उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रही थी। उत्तरी सीमांत की ओर जाने वाली ट्रेन एक बहुत बड़ी यांत्रिक शक्ति थी।
इसे कई डिब्बों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खंड में यात्री के आराम के लिए डिज़ाइन की गई आवश्यक सुविधाएं थीं। इनमें सोने के लिए चारपाई, बैठने की जगह, डाइनिंग कार और सामान रखने के लिए भंडारण शामिल थे। वेल व्हाइटमोर अभी अभी ट्रेन में चढ़ा था और वह भीड़ भाड़ से होते हुए अपने निर्धारित डिब्बे में पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला, जिससे आश्चर्यजनक रूप से विशाल आंतरिक भाग दिखाई दिया। डिब्बे को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग में आलीशान, गद्देदार सीटें थीं जो एक बड़ी खिड़की के पास अर्धवृत्ताकार रूप में व्यवस्थित थीं, जिसके बीच में एक छोटी सी मेज थी। दूसरे भाग में चारपाई बिस्तरों का एक सेट था जो कुरकुरी सफ़ेद चादरों और मुलायम तकियों से बड़े करीने से बना हुआ था। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, वेल ने खुद से कहा। अंदरूनी भाग को देखते हुए उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। हालांकि यह आधुनिक दुनिया की ट्रेनों की गुणवत्ता से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, लेकिन यह इस युग के लिए काफ़ी सराहनीय है। हालांकि उसे इस दुनिया में आए 16 साल हो चुके थे और वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन वेल का ये पहली बार ट्रेन में सफ़र था। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अनूठी, असंवेदनशील और भावनात्मक अक्षमता की विशेषताएं उसे दूसरों से अलग बनाती थीं और उस अंतर को उसके परिवार द्वारा एक दायित्व के रूप में देखा जाता था। नतीजतन 1 से 6 साल की उम्र तक वह अपने परिवार के मनों में बंद रहा। उसके पिता जोशुआ ने उसे इस दौरान भावनाओं की नकल करना सिखाया। दूसरों को यह विश्वास दिलाना एक कौशल था कि वह उनके जैसा ही है, और जोशुआ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वेल जब तक इसे नहीं सीख लेता तब तक वह उसके मनों से बाहर नहीं निकलेगा। जब वह 6 साल का हुआ, वेल ने इस कला में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह सामान्य दुनिया में घुल मिल गया और अपने परिवार के नाम पर कलंक लगाने से बच गया। नतीजतन उसे अंदर जाने की अनुमति दी गई। हालांकि उसकी आज़ादी अल्पकालिक थी। जब वेल ने अपनी जन्म देने वाली मां को जोशुआ की यातना से मुक्त किया तो उसे फिर से उसी क्रूरता का सामना करना पड़ा। अपनी अवज्ञा के लिए सजा के तौर पर उसे एकांत कारावास में रखा गया। एक बार जब वह अवधि समाप्त हो गई तो उसे अपने अध्ययन में खुद को डुबोने और अपने हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार अन्वेषण की अपनी इच्छा के बावजूद उसे अब तक ट्रेन यात्रा का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। जब वह आयरनस्पायरगढ़ में था तो वेल जोशुआ की इच्छा के अधीन था। वह दंड का सामना किए बिना उसका विरोध करने में असमर्थ था और उसकी अपनी ताकत लड़ाई लड़ने के लिए अपर्याप्त थी। दुर्लभ अवसर पर जब उसने विरोध किया तो उसे एक विनाशकारी झटका लगा जिसने उसे लगभग परलोक में भेज दिया। ये सब अतीत में है। वेल ने अपने कड़वे अतीत को खुद पर असर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब जब वह उस जगह को पीछे छोड़ चुका था तो उसने अपने जीवन के उस कठिन अध्याय से आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। उसने आगे देखने और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को पहचाना, बजाय इसके कि जो कुछ पहले हुआ था उस पर चिंतन किया जाए। उनका मानना था कि ये दृष्टिकोण उन्हें स्पष्टता बनाए रखने, भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और अपने कार्यों को अपने वर्तमान लक्ष्यों के साथ संरेखित रखने में मदद करेगा। उन्होंने समझा कि अतीत पर विचार करने से कुछ नहीं बदलेगा, और उनका मानना था कि इससे सीखना और आगे बढ़ना ही कार्रवाई का एकमात्र उत्पादक तरीका है। वेल खिड़की के पास गद्देदार सीट पर आराम से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने डिब्बे के एकांत में डूब गया। अब उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार के कारण उनकी इंद्रियां बढ़ गई थीं और उन्होंने एक नई आवाज़ को जल्दी से पहचान लिया। ये पैरों की आवाज़ थी, नर्म और लयबद्ध, धीरे धीरे उनके डिब्बे की ओर बढ़ रही थी। वे हल्के और नाजुक थे, जो एक छोटे, संभवतः नाजुक व्यक्ति का संकेत थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे या तो किसी महिला या बच्चे के थे। उनकी शक्ति के विकास ने उनकी इंद्रियों को इस हद तक बढ़ा दिया था कि वे सामान्य कोलाहल के बीच इस फीकी आवाज़ को पहचान सकते थे। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक नए प्रवेशकर्ता को प्रवेश देने के लिए जल्द ही दरवाजा खुल गया। यह एक महिला थी जिसकी आकर्षक बादाम जैसी आंखें थीं, जो एक नन की मामूली पोशाक में लिपटी हुई थी। उसके कपड़ों की छिपी हुई प्रकृति के बावजूद उसका फिगर सुखद रूप से ध्यान देने योग्य था। वह दुबली पतली थी, जिसमें एक शालीनता थी जो उसके रूप के कोमल वक्रों द्वारा सूक्ष्म रूप से उभारी गई थी। वह एलियाना थी, एक ऐसा चेहरा जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। उसे वह अच्छी तरह याद थी क्योंकि वह अपने वचन की पक्की महिला साबित हुई थी। जब उसने उसकी ज़रूरत के समय मदद के लिए हाथ बढ़ाया था तो उसने उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की थी। यह उसकी ईमानदार प्रार्थनाएं ही थीं जिन्होंने उसे खतरनाक बिजली के संकट से बचने में मदद की थी। उस जीवन विरोधी परीक्षा के परिणामस्वरूप उसने अपने व्हाइटमोर ब्लडलाइन को दूसरे स्तर पर सफलतापूर्वक अपग्रेड किया था, जिससे उसे दुर्जेय हेलिशफिस्ट स्किल तक पहुंच मिली थी। इस प्रकार उसके बारे में उसका पहला प्रभाव काफ़ी अनुकूल था। एलियाना, तुम्हें यहाँ देखकर कितना आश्चर्य हुआ, वेल ने कहा। वेल की आंखों से मिलते ही एलियाना की बादाम जैसी आंखें चमक उठीं। वह उसे भूली नहीं थी। वह उसका रक्षक था, जिसने उसे एक गंभीर संकट से उबारने के लिए उदारतापूर्वक हाथ बढ़ाया था। उसने उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को हल करने में उसकी मदद की थी।
उसकी दयालुता ने उसके दिल में एक अमिट याद को उकेर दिया था, जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगी। एलियाना ने उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया। हम फिर से मिल रहे हैं भाई वेल। ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलने वाले थे। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक और आकृति दिखाई दी। यह एक लंबा आदमी था जिसकी गहरी पन्ना जैसी आंखें, नुकीले कान और काफी सुंदर चेहरा था। वह पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, केवल उसकी टाई नीली थी। उसने दोनों किशोरों को एक सौम्य नज़र से देखा। मुझे आशा है कि मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। वेल ने नए आने वाले व्यक्ति की ओर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं लॉर्ड लूसियस, कृपया आराम से रहें। उसने अपने अनोखे पहनावे के कारण बाद वाले को आसानी से पहचान लिया। एलियाना ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा, हाँ लॉर्ड लूसियस, आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड लूसियस रहस्य में लिपटा हुआ व्यक्ति था। आउटलैंडर होने के बावजूद उसे इनलैंडर का दर्जा दिया गया था, जिससे वह इस तरह का विशेषाधिकार पाने वाला अपनी तरह का पहला व्यक्ति बन गया। उसने ये कैसे हासिल किया, ये सभी के लिए एक रहस्य था। बस एक दिन इस व्यक्ति के लिए राज्य के मानदंड, नियम और लंबे समय से चली आ रही परंपरा टूट गई। लॉर्ड लूसियस से जनता ईर्ष्या करती थी और उसका आदर करती थी। एलियाना ने उसकी ओर प्रशंसा से देखा। दूसरी ओर वेल को उससे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। अफवाहें लॉर्ड लूसियस के बारे में फैली थीं, जिसमें एक खतरनाक व्यक्ति की छवि बनाई गई थी जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग उसे नाराज करते थे वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। वेल को उसके बारे में उन अफवाहों से पता चला जो उसने बड़े होते समय सुनी थीं। वह उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसने उसके आसपास सावधान रहने का फैसला किया। उसके पास एक सहज ज्ञान था जिसे उसने अपने डिटेक्टरेट के लिए जिम्मेदार ठहराया कि लूसियस वास्तव में उतना ही दुर्जय था जितना कि अफवाहों में बताया गया था। इस प्रकार वह उन कानाफूसी के पीछे की सच्चाई से आश्वस्त था, जिसमें लूसियस को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। लूसियस के साथ व्यवहार करते समय सावधानी और सम्मान की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट थी। लूसियस किशोरों के सामने बैठा और अपनी नज़र वेल पर केंद्रित की। तुम जरूर वेल हो? हाँ, वास्तव में आपके द्वारा पहचाना जाना सम्मान की बात है लॉर्ड लूसियस, वेल ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अभिवादन में अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर कोई आदमी नाराज नहीं हो सकता तो उससे दोस्ती करना बेहतर है। वेल की योजना लूसियस के दिमाग पर एक अनुकूल पहली छाप छोड़ने की थी। उनका मानना था कि अगर वह सकारात्मक पहली छाप छोड़ने में सफल रहे तो यह आगे चलकर एक गहरे संबंध की नींव रख सकता है। लूसियस ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आपकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी है वेल, खासकर स्ट्राउड परिवार के उस बदमाश पर आपकी जीत के बाद। ऐसा लगता है कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं। वेल लूसियस के शब्दों पर मुस्कुराया। उसकी आंखों के कोने थोड़े सिकुड़ गए। मैंने केवल वही किया जो मुझे अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए करना था लॉर्ड लूसियस। बेशक वेल झूठ बोल रहा था। उसने झूठ बोलने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि इसमें शामिल पक्षों के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि क्या हुआ था। जहां तक सवाल है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, तो यह एक सोची समझी चाल थी। सेराफिम स्ट्राउड के साथ टकराव सम्मानित व्हाइटमोर नाम की रक्षा के लिए एक कर्तव्य का कार्य नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें वेल को घेर लिया गया था और उसके पास भाग लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि ये सच था कि उसने सेराफिम के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपनी जिंदगी से एक ऐसी महिला को काट सके जो सड़कों पर रहने के लिए बनी थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपनी जिंदगी को एक ऐसी महिला से अलग कर सके जिसका प्यार चंचल और हमेशा बदलता रहता था, जो शायद ही किसी स्थायी विवाह के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा उसने प्रतिष्ठा या गरिमा के लिए नहीं बल्कि सम्मान के अनुष्ठानिक द्वंद्व में एक भारी जीत सुनिश्चित की। यह एक सोची समझी चाल थी जिसका उद्देश्य कैंड्रिक्स को दिए गए महत्वपूर्ण दहेज को वापस पाना था। उसका गुप्त उद्देश्य अपने लाभ के लिए इसका एक हिस्सा हड़पना था। उसे जोशुआ के बारे में अच्छी समझ थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी जीत से वृद्ध व्यक्ति खुश होगा, जो निस्संदेह उसे शानदार इनाम देगा। कई कारण थे कि उसने सेराफिम स्ट्राउड को जोखिम के बावजूद हरा दिया, लेकिन उनमें से किसी में भी व्हाइटमोस के लिए सम्मान बचाना शामिल नहीं था। हालांकि उसने झूठ बोला कि उसने ये सब पुत्रवत दया के कारण किया, क्योंकि यह सबसे अच्छा बहाना था जो वह प्रभु और नन की नज़र में खुद को उज्ज्वल रूप में पेश करने के लिए दे सकता था। आखिरकार लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों को नापसंद करते हैं जो केवल स्वार्थ से काम करते हैं। इसके विपरीत वे ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते थे जो धर्मी दिखते थे, जो नैतिक दिशा निर्देशों द्वारा शासित प्रतीत होते थे। झूठ उसके मुंह से सहजता से निकल रहा था और जब वह झूठ बोलता था तो उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता था, इसलिए लूसियस उसके झांसे में आ गया। इस दुनिया में ऐसी पुत्रवत भावना दुर्लभ है। वह दूसरों से अलग है। उसने दुनिया की क्रूरता को अपनी मानसिकता को आकार देने नहीं दिया। मुझे भविष्यवाणी के बच्चे से इतनी ही उम्मीद थी।
लूसियस अब वेल को एक समर्पित बेटे के रूप में देखता था जो अपने परिवार के सम्मान को कलंकित होने से बचाने के लिए स्वेच्छा से खुद को खतरे में डालता था। अनजाने में वह वेल को बढ़ती हुई प्रशंसा और सम्मान के साथ देखने लगा। वेल के बारे में उसका नजरिया बदलने लगा, जो स्पष्ट रूप से पक्ष की ओर झुक गया। उसे नहीं पता था कि वेल जितना बुरा है उतना ही बुरा है। बस इतना है कि वह अपने असली स्वभाव को छिपाने में माहिर था। मैं गलत नहीं था। बिग ब्रदर वास्तव में एक अच्छा आदमी है। एलियाना, जो हमेशा वेल के बारे में सकारात्मक राय रखती थी, ने पाया कि उसके विश्वासों को उसके शब्दों से बल मिला। उसके असली स्वभाव के बारे में उसकी गलत धारणा उसके स्पष्टीकरण को सुनने के बाद और भी पुख्ता हो गई। उसके कुलीन होने के दिखावे ने उसे उसके असली इरादों से और भी अंधा कर दिया। उसका प्रदर्शन शानदार था और एलियाना और लूसियस दोनों ही उसके जाल में पूरी तरह से फंस गए थे। आउटर रीजन भूमि का एक विशाल विस्तार था, जिसके किनारे पर उत्तरी सीमा और उसके केंद्र में आयरनस्पायर था। आयरनस्पायर से उत्तरी सीमा तक ट्रेन से यात्रा करने में लगभग 12 घंटे लगते थे, बशर्ते कोई अप्रत्याशित समस्या न हो। वेल सुबह सुबह ट्रेन में चढ़ गया था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह आधी रात तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। रेलवे ट्रैक जंगल के बीच से होकर गुजरता है और बाहरी क्षेत्र के प्रत्येक गढ़ को जोड़ता है। इनमें से प्रत्येक गढ़ का अपना रेलवे स्टेशन था, जहां ट्रेन आयरनस्पायर और फ्रंटियर के बीच अपनी यात्रा के दौरान एक निर्धारित स्टॉप बनाती थी। ट्रेन की खिड़कियों से दिखाई देने वाले बाहरी क्षेत्र के विशाल परिदृश्य देखने लायक थे। हालांकि यात्रा जोखिम रहित नहीं थी। आखिरकार रात के समय ट्रेन पर वॉकिंग डेड या जंगल के अंधेरे में छिपे ज़ॉम्बी जैसे जीवों द्वारा हमला किया जाता था। ये जीव, चाहे ज़ॉम्बी हो या शैतान, एक अनोखी विशेषता रखते थे: सूरज की रोशनी के प्रति असहिष्णुता। सूरज की चमकती किरणों के प्रति उनकी कमजोरी ने उन्हें दिन के उजाले के दौरान जंगल की घनी झाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर किया। हालांकि दिन में मिलने वाली सुरक्षा क्षणिक थी, यह अस्थायी थी। आखिरकार जब दुनिया में अंधेरा छा जाता है तो ये जीव अपने अगले भोजन की तलाश में अपने अंधेरे और गुप्त आश्रयों से बाहर निकल आते हैं। अपने अगले भोजन की तलाश में कुछ लोग लोगों से भरी ट्रेन के शोर की ओर आकर्षित हो सकते हैं। सौभाग्य से सूरज इस समय अपने चरम पर था, जो जमीन पर अपनी चमकदार रोशनी डाल रहा था। इन सूरज से डरने वाले जीवों के बारे में चिंता का कोई तत्काल कारण नहीं था, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी टैन होने जैसा अनुभव नहीं करेंगे। फिर भी दिन के दौरान एक अलग खतरा मौजूद था। यही कारण है कि दिन के उजाले के समय हालांकि ज़ॉम्बी और शैतानों से राहत मिलती थी, लेकिन इससे पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती थी। बाहरी क्षेत्र के इन हिस्सों में रहने वाले वन्यजीव हर समय ट्रेन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करते थे। ज़ॉम्बी और शैतानों के विपरीत ये जानवर सूरज की रोशनी के प्रति कमज़ोर नहीं थे। वे सूरज की रोशनी में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, इसकी चमक से विचलित हुए बिना। हालांकि यह भयानक लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। आखिरकार ट्रेन को 24 घंटे दुर्जय ब्लडलाइन उपयोगकर्ताओं द्वारा संरक्षित किया जाता था। ये व्यक्ति ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम थे। जंगल के दुर्जय जानवरों द्वारा हमले के लगातार खतरे ने दिन और रात के चक्र से परे हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यही कारण है कि ट्रेन के संरक्षक सतर्कता से खड़े थे। उनकी चौकस आंखें किसी भी खतरे या घुसपैठ के संकेतों के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। वे किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार थे। ब्लडलाइन यूजर होने के नाते ट्रेन की सुरक्षा करना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम था, और यह खतरनाक भी था। हालांकि इन सब के बावजूद उच्च वेतन ने कई व्यक्तियों को इस कार्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आकर्षित किया। ट्रेन में सवार यात्री, जिनमें वेल, एलियाना और लॉर्ड लूसियस शामिल थे, ट्रेन के बाहर संभावित खतरों से पूरी तरह वाकिफ थे। हालांकि उन्होंने अपनी सुरक्षा ट्रेन के सक्षम संरक्षकों को सौंप दी, यह मानते हुए कि वे सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, वेल को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी ठंडक महसूस हुई। उसका दिल इस तरह से धड़क रहा था मानो उसे जानलेवा इरादे से कोई क्रूर जानवर घूर रहा हो। हमेशा खतरे के प्रति सतर्क रहने वाली उसकी छठी इंद्री सक्रिय हो गई थी। इसकी वजह क्या थी? वेल ने चारों ओर देखते हुए सोचा। हालांकि उसने डिब्बे के अंदर या खिड़की के बाहर कोई तत्काल खतरा नहीं देखा। एलियाना और लॉर्ड लूसियस शांत दिखाई दिए, उनमें से किसी में भी कोई दुर्भावना नहीं दिखी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके मन में उसके खिलाफ कोई बुरा इरादा था। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उसने कभी उनके साथ गलत नहीं किया था। वे उसे क्यों मरवाना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि वे मनोरोगी हैं, है न? ये वे नहीं हो सकते। तो फिर यह कौन हो सकता है? आसपास उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। क्या मेरी छठी इंद्री काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया, क्योंकि खतरे के प्रति उसकी छठी इंद्री ने उसे पहले कभी निराश नहीं किया था। कुछ तो गड़बड़ है, हालांकि मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि वास्तव में क्या है।
कुछ मिनटों के बाद बेचैनी की अनुभूति धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि वेल हाई अलर्ट की स्थिति में था। ट्रेन आगे बढ़ती रही, बाहरी क्षेत्र के विशाल विस्तार से गुजरते हुए कई स्टॉप बनाती रही। इन स्टॉप के दौरान कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन वेल सतर्क रहा। आखिरकार वह इस आंतरिक भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि खतरा कहीं छिपा हुआ है, जो हमला करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। ये ट्रेन यात्रा उतनी सुरक्षित नहीं होने वाली थी जितनी उसने शुरू में सोची थी। उसे सावधान रहना था। घंटे बीतते गए। वे ट्रेन के डाइनिंग कंपार्टमेंट में चले गए और एक गोल लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठ गए, जिस पर पॉलिश की गई थी। एक साधारण चेहरे वाला वेटर, जो एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए था जिस पर कुरकुरी इस्त्री की गई थी, एक काला वास्कट, मैचिंग ट्राउज़र और पेटेंट लेदर के जूते जो चमक रहे थे, एक पेशेवर मुस्कान के साथ उनके पास आया। प्रत्येक ने अपना भोजन ऑर्डर किया और उनकी पसंद अलग अलग थी। वेल ने स्टेक मांगा, जबकि नन ने एक साधारण सब्जी स्टू का अनुरोध किया। असामान्य विकल्प लॉर्ड लुसियस का था, जिन्होंने आधे दिन तक खाने से परहेज करने के बावजूद एक गिलास रेड वाइन से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। उनके असामान्य विकल्प ने वेल को आश्चर्य में भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने पॉलिश की गई लकड़ी की मेज के पार लुसियस को देखा तो उनकी आंखों में उनकी जिज्ञासा झलक रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या वह आदमी भूखा नहीं था? थोड़ी देर बाद भोजन परोसा गया। एलियाना ने एक छोटी प्रार्थना के बाद अपना भोजन शुरू किया। इस बीच वेटर ने लुसियस को एक गिलास रेड वाइन दी। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर रात के अंधेरे की छाया से बेपरवाह उसने शराब पीना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वह पीता, उतना ज्यादा उसे लगता कि वह नशे की ओर बढ़ रहा है। क्या वह शराबी है? लॉर्ड लुसियस के बारे में वेल की एक बार की अच्छी धारणा निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। वह उस व्यक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने से खुद को नहीं रोक सका, जिसके बारे में वह कभी सोचता था कि वह दुर्जय है। क्या वह वास्तव में उतना ही मजबूत और डरावना है जितना उसने शुरू में सोचा था? कृपया आनंद लें। वेटर के पुकारने पर वह अपने विचारों से बाहर आ गया। वेटर ने वेल के सामने एक अच्छी तरह से पका हुआ स्टेक रखा, जिसने उसे एक सुखद मुस्कान दी और फिर वह अन्य यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुड़ा, जिन्होंने उसे पुकारा। वेल ने ताज़े परोसे गए स्टेक को काटा, अपने कांटे पर एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह एक निवाला खा पाता, उसके पूरे शरीर में एक तेज धड़कन फैल गई। यह उस अनुभूति से कहीं ज्यादा तेज थी जो उसने पहले महसूस की थी, जो सिर्फ उसके दिल तक सीमित थी। उसके पास छठी इंद्री थी और वह बता सकता था कि यह स्टेक पर प्रतिक्रिया कर रही थी। उसके मुंह के इतने पास रखे खाने में कुछ गड़बड़ थी, कुछ घातक था। उसकी छठी इंद्री उसे जो संदेश भेज रही थी वह स्पष्ट था, अपनी हरकत जारी रखने से उसकी मौत निश्चित है। इसलिए उसने कांटा अपने मुंह से दूर खींच लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह भारी संवेदना कम होने लगी। मेरी छठी इंद्री इस पर प्रतिक्रिया कर रही है। स्टेक के साथ शायद छेड़छाड़ की गई है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वेल ने एक बार फिर अपने कांटे पर रखे स्टेक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह के पास लाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह भारी संवेदना फिर से अस्तित्व में आ गई। अब ये नकारा नहीं जा सकता था। स्टेक में वाकई जहर था। उसकी स्याह काली आंखें बर्फीली हो गईं। अगर पहले वे अत्यधिक शांति से भरी हुई थीं, तो अब वे निर्दयता से भरी हुई थीं। लुसियस ने चुपचाप वेल को देखा और उसके अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं है, वेल? वेल ने अपनी आंखों में निर्दयता बनाए रखी। जब उसने लुसियस को देखा तो उसने पूछा कि खाना उसे पसंद नहीं है। ये स्वाद का मामला नहीं है। वेल ने आह भरते हुए स्टेक वाली प्लेट को दूर धकेल दिया। स्टेक जहरीला है, और सिर्फ किसी जहर से नहीं। इसमें इतना जहरीला जहर है कि यह मेरे जैसे लेवल 2 ब्लडलाइन उपयोगकर्ता को भी मार सकता है। मैं इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्योंकि वेल ने इसे सार्वजनिक रूप से बताया, इसलिए डाइनिंग कंपार्टमेंट में दहशत की लहर दौड़ गई। एक बार की जीवंत बातचीत और चांदी के बर्तनों की खटपट अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। दर्शकों के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखें भय और अनिश्चितता से चौड़ी हो गईं। इस क्षण में उनके बीच एक भयावह एहसास फैल गया। यदि वेल का भोजन जहर था, तो कौन कह सकता है कि उनका भोजन जहर नहीं था? एलियाना ने इस भयावह रहस्योद्घाटन के सामने खुद को शब्दों के लिए खो दिया। वह इतनी स्तब्ध थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। एक वेटर, जो पास की एक टेबल पर सेवा करने में व्यस्त था, वेल की ओर मुड़ा। निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, सर, उसने कहा। हमारे सबसे अच्छे शेफ ने ये भोजन तैयार किया है। इसे खाना पूरी तरह से सुरक्षित है। वेल ने उसकी ओर एक भान उठाई। तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वेटर ने भोजन की सुरक्षा को प्रदर्शित करने के एक गुमराह प्रयास में पलटकर कहा, यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो मैं खाऊंगा। इससे पता चलेगा कि इसमें कोई जहर नहीं है। कांटे में स्टेक का एक टुकड़ा भरा हुआ था। वेटर ने उसे अपने मुंह की ओर बढ़ाया, लेकिन वेल ने पलक झपकते ही बर्तन को उसके हाथ से छीन लिया।
मांस के टुकड़े के साथ कांटा कमरे में उड़ गया और खिड़की से टकराया। अगर वह अकेला होता तो वेल ये दृश्य देख सकता था और वेटर को अपने ही कामों के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत का सामना करना पड़ता। हालांकि वह अकेला नहीं था, लुसियस और एलियाना उसके साथ थे। वेल जानता था कि वेटर को मरने देना, जबकि वह उसे बचा सकता था, निस्संदेह उसके साथियों को घृणा देगा और उनकी दोस्ती को बढ़ाने के लिए किए गए उसके प्रयासों को कलंकित करेगा। वह एक मूर्ख वेटर की लापरवाह बहादुरी के कारण अपनी प्रतिष्ठा को खराब होने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और अंततः अज्ञानी मूर्ख की जान बचाई। वेटर ने अपने खाली हाथ को देखा और फिर वेल की ओर उलझन भरी निगाह से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें मेरे लिए तैयार किए गए जहर को खाकर मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं अपने हाथ पर निर्दोष खून नहीं चाहता, इसलिए मूर्ख मत बनो, वेल ने कठोर स्वर में कहा। अपनी बात को साबित करने का कोई और तरीका खोजो। वेल की गंभीरता के बावजूद वेटर और भीड़ संदेहास्पद लग रहे थे। अविश्वास और उपेक्षापूर्ण हंसी की फुसफुसाहट कार में गूंज रही थी, जो उसे एक पागल आदमी होने का आरोप लगा रही थी। एलियाना के लिए चुप रहना असंभव था क्योंकि वे वेल की बुराई कर रहे थे। साथी यात्रियों, मैं एलियाना हूँ, चर्च ऑफ लाइट की एक नन। मैं भाई वेल की गारंटी देती हूँ, वह एक अच्छा आदमी है और उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। कृपया उसकी बातों पर विश्वास करें। एलियाना के समर्थन पर वेल के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने एलियाना से ऐसे दृढ़ समर्थन की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कूड़े के ढेर से बात करने से कुछ हल नहीं होने वाला था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकार रखता हो और उसे ईमानदारी से सुनने के लिए धैर्य रखता हो, जैसे कि ट्रेन के संरक्षक। हालांकि एलियाना ने उसका बचाव किया, लेकिन दर्शकों ने दुख के साथ उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। रुको सब लोग, मेरे पास वेल के दावे को सत्यापित करने का एक तरीका है। मैं आप सभी से बस धैर्य रखने के लिए कहता हूँ। जब उन्होंने देखा कि वह कौन था तो दर्शक तुरंत चुप हो गए। उसने मेरी मदद क्यों की? वेल लुसियस के हस्तक्षेप से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसके लिए खड़ा होगा। उसने और दूसरे दर्शकों ने देखा कि लुसियस अपने सफ़ेद सूट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक छोटा काला केस निकाल रहा था। इसे खोलने पर इसमें कई महीन चांदी की सुइयां निकलीं। उसने कुछ उठाई और स्टेक पर उनसे वार किया। एक पल में चांदी की सुइयां काली हो गईं। भीड़ अज्ञानता में देखती रही। उन्हें नहीं पता था कि अभी क्या हुआ है। सुइयों के काले होने का क्या मतलब था? ये सुइयां एक विशेष मिश्र धातु से बनी हैं जो साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके काली हो जाती हैं। शायद आपको पता न हो कि यह क्या है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि यह क्या है। साइनाइड हाल ही में खोजा गया एक जहर है। ये रंगहीन और गंधहीन जहर है। 200 मिलीग्राम जितनी छोटी खुराक में भी यह एक साधारण व्यक्ति को मार सकता है, और बड़ी खुराक में यह किसी भी रक्त संबंधी व्यक्ति को मार सकता है। यह हथियारों के बीच हत्या का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। यहाँ स्टेक में साइनाइड की घातक खुराक है। यह एक हत्या के प्रयास का मामला है। लुसियस ने हैरान दर्शकों को संबोधित किया। उसके शब्द सुनकर दर्शक चौंक गए। उनमें सदमा और डर भर गया। यह विचार कि भोजन करते समय कोई मर सकता है, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। वेटर, जिसने लगभग जानलेवा स्टेक खा लिया था, वहीं जड़वत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक भूतिया पीलापन छा गया। हत्या के प्रयास के गंभीर परिणाम होते हैं। अगर उस पर इस मामले में गलत आरोप लगाया गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेटर घुटनों के बल गिर गया और हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, मैं कसम खाता हूँ। मैं पेशेवर को फैसला करने दूंगा, वेल ने कहा। संरक्षकों को बुलाओ, लॉर्ड लुसियस ने आदेश दिया। ट्रेन के संरक्षकों को घटनास्थल पर लाया गया। हम इस मामले की गहनता से जांच करेंगे। जो कुछ हुआ उसे सुनने और स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद उन्होंने वेल से वादा किया। निश्चिंत रहें, जो भी आपके जीवन पर इस प्रयास के लिए जिम्मेदार है, उसे सजा नहीं मिलेगी। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। कौन सी विनती? मैं बस इतना चाहता हूं कि जब आप उन्हें ढूंढ लें तो मैं अपराधी से पूछताछ करूं, वेल ने जवाब दिया। अभिभावकों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वे तितर बितर हो गए और संभावित हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। इस घटना से ज्यादातर यात्रियों की भूख खत्म हो गई। कुछ पीले पड़ गए, जबकि दूसरे अविश्वास में घूर रहे थे। अभिभावकों में से एक ने वेटर से पूछा कि स्टेक कौन लाया था। इसे सीधे रसोई से लाया गया था ताकि रास्ते में इसमें जहर होने की कोई गुंजाइश न रहे। या तो ये पहले से दूषित था या वेटर जिम्मेदार था। हालांकि वेटर का कोई मकसद नहीं था। उसे वेल से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह उसे क्यों मारना चाहेगा? स्थिति जटिल और हैरान करने वाली थी। भनभनाहट, भनभनाहट। ट्रेन के एक निजी डिब्बे में एक बड़ा मच्छर उड़कर सीधे दरवाजे के नीचे से अंदर घुस गया।
फिर वह खिड़की के पास बैठे एक बड़े आदमी के पास भनभनाता हुआ उसके कान पर जाकर बैठ गया। वह आदमी बहुत लंबा और मांसल था, इतना लंबा कि उसका सिर सचमुच डिब्बे की छत से टकरा रहा था, भले ही वह बैठा हुआ था। वह वेल से कम 2 सिर लंबा था। उसने एक काला कोट पहना हुआ था जो उसके दुर्जय शरीर पर भारी लटका हुआ था, जो मर्दांगी की चीखें निकाल रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि उस आदमी के कपड़ों के नीचे मांसपेशियों से लदा हुआ एक व्यक्ति मौजूद था। भनभनाहट। मच्छर आदमी के कानों में भनभना रहा था। मच्छर की दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट सुनकर आदमी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। बेकार की चीज, जब तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तो तुम किस काम के हो? वह आदमी मच्छर को डांटता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। उसकी विशाल उंगलियां जितनी तेज थीं उतनी ही घातक भी थीं, और वे एक ऐसे डरावने अंदाज में आगे बढ़ीं जो उसके आकार को चुनौती देता था। बेखबर मक्खी, जिसके पंख अभी भी उसके संदेश के अवशेषों से गूंज रहे थे, के पास कोई मौका नहीं था। एक पल के भीतर उसने खुद को विशालकाय की घातक पकड़ में फंसा पाया। एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली दबाव ने उसके नाजुक शरीर को घेरना शुरू कर दिया। उसकी अडिग उंगलियों के बीच छोटे जीव ने अपने अपरिहार्य अंत का सामना किया। पॉप! उसका कमजोर बाह्यकंकाल आदमी द्वारा लगाए गए अपार बल के नीचे ढह गया। उसके अंतड़ियां आंतरिक रक्त के एक छोटे विस्फोट में फट गईं। स्क्वेलच! उसके अंतिम भिनभिनाने की गूंज उसके जीवन की क्रूर स्क्वेलच में डूब गई, जिसे क्रूरतापूर्वक बुझा दिया गया। अपने बेकार पालतू जानवर को मारने के बाद ही आदमी शांत हुआ। फिर एक लंबी दूरी की शापित कलाकृति का उपयोग करके वह उस व्यक्ति से जुड़ गया जिस पर वह कर्ज में था और जिसके लिए वह बाध्य था। मालकिन, उसने गरजते हुए कहा, उसकी आवाज़ उसके विशाल कद से मेल खा रही थी। मिशन विफल हो गया है। लक्ष्य मेरे जाल में नहीं फंसा। उसने जहर नहीं खाया। मैं उसकी हत्या करने में विफल रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेन को तुरंत खाली करो, मालकिन ने उस आदमी को एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो जितनी क्रूर थी उतनी ही तीखी और ठंडी भी थी। लेकिन मालकिन, अगर मुझे एक और मौका दिया जाए तो मुझे इस काम को पूरा करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। उसने विनती की। उसकी आवाज़ में हताशा झलक रही थी। नहीं, तुम्हें अपना मौका मिल चुका है। अब कोई और इसका ख्याल रखेगा, उसने खारिज करते हुए कहा। मैंने सुन लिया है और पालन करूंगी। भले ही वह एक विशालकाय व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी मालकिन की आज्ञा को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसकी इच्छा उसकी अपनी नहीं थी, वह उसकी हर इच्छा से बंधा हुआ था। वह विद्रोह का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि उसके जीवन पर उसकी पकड़ पूरी तरह से और निरपेक्ष थी। अपनी उंगलियों के एक झटके या सिर्फ एक विचार से वह उसके अस्तित्व को समाप्त करने की शक्ति रखती थी। यह उस व्यक्ति के लिए एक भयावह एहसास था जो कभी आज़ाद था, किसी भी बंधन से मुक्त था। वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि कैसे वह, एक लेवल 5 ब्लडलाइन उपयोगकर्ता, इतना गिर गया था कि वह गली के कुत्तों से भी बदतर हो गया था। वह मालकिन के मोहक आकर्षण में फंस गया था, एक ऐसा जाल जिसे उसने बहुत देर हो जाने तक नहीं देखा था। उसके साथ साझा जुनून की एक रात ही उसे इस दास्ता में कैद करने के लिए काफ़ी थी। उस भयावह मुठभेड़ के बाद का नतीजा विनाशकारी था। वह अब अपना मालिक नहीं था, बल्कि एक आज्ञाकारी शिकारी कुत्ता बन गया था, जो उसकी हर आज्ञा का पालन करता था, उसकी दया पर जीता था। उसने कड़वे व्यंग्य के साथ सोचा, महिलाएं वास्तव में शैतानों जितनी खतरनाक प्राणी हैं। चूंकि मालकिन ने ऐसा कहा है, तो बेहतर होगा कि मैं वहां से चला जाऊं और अपनी सज़ा स्वीकार करूं। मालकिन द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल होने का परिणाम सज़ा है। उसके बड़े सीने से हार और त्याग की एक आह निकली। अपनी स्थिति की वास्तविकता उस पर भारी पड़ रही थी। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वह न तो उतार सकता था और न ही उससे लड़ सकता था। फिर वह अपने डिब्बे की खिड़की की ओर बढ़ा। ट्रेन की तेज गति के बावजूद वह बेफिक्र था। एक सुनियोजित नज़र से उसने खिड़की खोली, जिससे रात की हवा का झोंका डिब्बे में भर गया और उसके बाल बिखरने लगे। और फिर एक सहज छलांग के साथ वह शून्य में डूब गया। उसका दुर्जय सिलहूट रात में समा गया। वह दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया जिसे उसने ट्रेन में पीछे छोड़ दिया था। इस बीच अपने जीवन पर हत्या के प्रयास से बचने के बाद वेल ने अपने आप कुछ जांच की, लेकिन कुछ भी सार्थक न पाकर वह ट्रेन के उस डिब्बे में वापस आ गया जिसे वह 2 अन्य लोगों के साथ साझा कर रहा था। एलियाना और लुसियस पहले से ही वहां थे। वेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एलियाना को चुपके से देखा। जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा है, तब से वह थोड़ी अलग लग रही है। लेकिन उस बदलाव का कारण क्या था? चलो पता लगाते हैं। वेल ने अपनी आंखें उस पर केंद्रित की और डिटेक्ट का इस्तेमाल किया। तुरंत उसकी दृष्टि में एक अर्ध पारदर्शी स्क्रीन उभरी। ये काम कर गया क्योंकि लक्ष्य उससे निचले स्तर पर था। नाम एलियाना, क्लास पुजारी, खतरे का स्तर 1, रक्त शुद्धता उच्च, क्षमताएं पवित्र जादू, उपचार चुने हुए सहयोगी के एचपी को पुनर्स्थापित करता है। शील्ड निर्माण एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करता है। भूत भगाना शैतानों और ज़ॉम्बी सहित बुरी संस्थाओं के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी।
अनुभव 0/100, HP 1010, MP 100/100, STR 8, डेक्स 10, चपलता 12, STA 25, लुक 50। वेल कुछ समय के लिए अविश्वास में जम गया। उसके सामने प्रदर्शित चरित्र प्रोफाइल ने एक असाधारण कहानी बताई। एलियाना को आखिरी बार देखे हुए बस कुछ ही दिन बीते थे और वह पहले ही एक विनम्र नन से लेवल 1 पुजारी में बदल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ उसकी पदोन्नति नहीं थी जिसने उसे चकित कर दिया। एलियाना अब एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध वंश वाली रक्तरेखा उपयोगकर्ता थी, जो कई लोगों में दुर्लभ है। उच्च रक्तरेखा शुद्धता अक्सर असाधारण उपचार का संकेत देती है। वेल ने इस संभावना पर विचार किया कि स्वयं प्रकाश के देवता ने रक्तरेखा उपयोगकर्ता के रूप में एलियाना की जागृति में सहायता की होगी। उसके पास जो भाग्य था वह खगोलीय था। वेल ने अपने पिछले और वर्तमान जीवन में मिले किसी भी व्यक्ति से अधिक उसके असाधारण भाग्य को देखते हुए ये काफ़ी प्रशंसनीय था कि उसने वास्तव में दिव्य अनुग्रह को आकर्षित किया था और एक असाधारण जागृति का अनुभव किया था। इन रहस्योघटनों पर विचार करते हुए वेल ने एलियाना के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के संभावित लाभों को महसूस किया। अगर इन अटकलों में कोई सच्चाई है, उसने सोचा, उससे दोस्ती करना वास्तव में अमूल्य साबित हो सकता है। यह विचार उसके दिमाग में गूंज उठा जब उसने एलियाना को एक नई समझ और रुचि के साथ देखा।